क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो ऑलरेडी हम डे 6 में कवर कर चुके हैं, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है अगला। 39 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी है कि एक ऑडिटर को एक्सपायरी के पहले, एजीएम के पहले निकाला गया है, उसकी प्रोसीजर आप बताइए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोसीजर आप बताइए। 4 स्टेप प्रोसेस हमको पता है, पहले मौका दो, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल और उसके बाद में शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकाल देंगे। एक वहाँ पे केस भी दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा कि ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उनको बुरा लगा तो उसने उठा के ऑडिटर को निकाल दिया। कमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर को रिमूव नहीं कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स कैन रिमूव इट और ट्रिब्यूनल कैन रिमूव इट। या तो शेयर होल्डर्स रिमूव करेंगे बिफोर एजीएम, एट एजीएम, या तो ट्रिब्यूनल रिमूव करेगा। गार्ड बांध लो दिमाग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी रिमूव नहीं कर सकते। वही 4 स्टेप दिए हुए हैं, सबसेक्शन के साथ लिखिए, हम जानते हैं 5 सबसेक्शन है, 141 एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंटरेस्टिंग सा है। ये पूछा, इसमें पूछा है कि रिमूवल बिफोर एजीएम और आफ्टर एजीएम में एक बहुत बड़ा फर्क है। बिफोर एजीएम में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है और आफ्टर एजीएम में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता। तो क्यों ये डिफरेंस है, व्हाई देयर इज दिस? पहले तो डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस क्यों है? रिमूवल बिफोर एजीएम मतलब ऑडिटर ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, अभी तक उसने कोई ओपिनियन नहीं दिया है, उसके पहले उसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, मैनेजमेंट ऑडिटर पे दबाव डाल सकता है झूठी रिपोर्ट देने का, गलत रिपोर्ट देने का, और बोल सकता है अगर तू ये झूठी रिपोर्ट नहीं देगा, गलत रिपोर्ट नहीं देगा तो हम तेरे को निकाल देंगे। ऑडिटर की ऑनेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑडिटर के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए रिमूवल बिफोर एजीएम बहुत बड़ी बात है। हो सकता है ऑडिटर को गलत तरीके से निकाला जा रहा है, वो कुछ बताने वाला था इसलिए निकाला जा रहा है, सेंसिटिव मामला है। रिमूवल बिफोर एजीएम बहुत सेंसिटिव मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। हो सकता है ऑडिटर कुछ सच बोलने वाला था, कुछ सच बोलने वाला था, इसीलिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है, ऑडिटर के साथ में हो सकता है कि खिलवाड़ हो रहा है, गलत चीज हो रही है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। ऐसा करने से ऑडिटर की इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और जब एजीएम में अपनी रिपोर्ट दे चुका है, जो बोलना था बोल चुका है, उसके बाद रिमूव कर रहे हुए इतना सीरियस मामला नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता। तो पहले निकाल रहे, बहुत सीरियस मामला है, हो सकता है ऑडिटर के साथ में गलत चीज हो रही है, उसको अपनी बात बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है। और आफ्टर एट एजीएम जब है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छी चीज है। फिर उसके बाद में 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और ठीक है, यू द ऑडिटर हैव बीन कंसिडर्ड फॉर रैटिफिकेशन बाय मेंबर इन द 4th जनरल मीटिंग। हम जानते हैं रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, यहां पे रैटिफिकेशन की जगह आप सिंपल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट 4th एजीएम में अपॉइंटमेंट, भाई आपको रीअपॉइंटमेंट, आप पहली कंपनी के ऑडिटर थे लेकिन आप जॉइंट ऑडिटर थे, आप कुछ लोगों के साथ में मिलकर ऑडिट करते थे, अब आपको सोल ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, और जॉइंट ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ये देखो, एक पुराने क्वेश्चन है इसलिए अभी भी कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है। 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, एजीएम में वो बोल रहा है चल जाएगा, एजीएम में वो बोल रहा है कि भाई 3 साल आप सबने साथ में काम किया लेकिन अब हम नहीं चाहते कि आगे जाके आप और काम करें, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही ऑडिटर। तो क्या होगा अगर आप 2 जॉइंट ऑडिटर में से एक जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, तो ये दूसरे जॉइंट ऑडिटर का रिमूवल है, रिमूवल एट एजीएम है। रिमूवल एट एजीएम के लिए सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 लगता है,
स्पेशल नोटिस से शुरुआत होती है और आखिरी रेजोल्यूशन तक जाती है। सारी बात आपको बतानी पड़ेगी कि भैया एक जॉइंट ऑडिटर का रिमूवल हुआ है और उसके लिए रिमूवल एट एजीएम की प्रोसीजर आपको लगानी पड़ेगी, खास उसके लिए। 45 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 30,000 रुपए का रेमुनरेशन है। 4 महीने बाद उसने रिजाइन किया है क्योंकि उसकी वाइफ को कोई और जॉब मिल गया तो वो शिफ्ट होना चाहता है। ही हैज रिजाइन, ही रिजाइन फ्रॉम द कंपनी, डिड नॉट परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई जिम्मेदारी उसने मतलब रिजाइन करे तो रीजन बताना पड़ता है भाई, कंपनी को बताइए, आरओसी को बताइए, गवर्नमेंट कंपनी तो सीएनजी को बताइए, रीजन बताना जरूरी होता है। नहीं होगा तो पनिशमेंट। तूने फाइन के बारे में पूछा है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 में फाइन के बारे में बोला हुआ है। 142 में जिम्मेदारी बोली है, रीजन बताइए कितना फाइन लगेगा, हम पढ़कर आए। जो 50,000 या ऑडिटर का जो रेमुनरेशन है, विच एवर इज लोअर, रैशनलाइजेशन है भैया, जितना तेरी फीस है उससे ज्यादा क्या चार्ज कर लेंगे, ठीक है सर। उसको फीस तो मिली नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको फीस, ऑफ कोर्स उसको फीस नहीं मिली होगी, उसने कुछ काम ही नहीं किया तो क्या मिली होगी, ठीक है जो भी है। अगर कुछ काम किया होगा तो शायद प्रोपोर्शनेटली मिल जाए, लेकिन अभी यहां पे तो कुछ और उससे हमको कोई मतलब भी नहीं। हमको ये बताना है फाइन कितना लगेगा। फाइन इज रेमुनरेशन ऑफ 50,000 विच इज लोअर, विच इज लोअर, तो 30,000 रुपीज लग जाएगा। और अगले दिन से 500 रुपीज पर डे, 2 लाख रुपए तक। देखिए अमेंडमेंट यहां पे हुआ है और अमेंडमेंट 5 लाख लिखा हुआ है, मैंने 2 लाख कर दिया है वहां पे। अमेंडमेंट का इफेक्ट वहां पे नहीं दिया हुआ है, तो अब जहां पर भी 5 लाख है, ठीक है, क्योंकि जो पिछला अटेम्प्ट था उसके लिए 5 लाख था, अब 2 लाख हो गया। इन बिटवीन यहाँ पे चेंज है, तो दोनों चीजें हम लोग ने हमारे रेगुलर नोट्स में दोनों दिया हुआ है भाई, पहले 5 लाख था, फिर अब उसके बाद में बदल के 2 लाख हो गया है। और जहां पर भी क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा वो तो मैं खुद करवाता चला जाऊंगा अगर कोई चीज रह गई है तो। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है। सिक्सटी फोर नंबर क्वेश्चन, रेमुनरेशन के बारे में बताइए। रेमुनरेशन कौन तय करता है? शेयर होल्डर्स तय करते हैं रेमुनरेशन, या वो खुद तय कर सकते हैं या फिर वो कोई तरीका बता सकते हैं, और उसमें वो डेलीगेट भी कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट ऑर्डर है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वो खुद तय कर लेंगे, ये हमको पता ही है। चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सेकंड नंबर का एमसीक्यू है। सेकंड नंबर का एमसीक्यू देखो, पेनाल्टी पे बड़ा दिलाया हुआ है, इनफैक्ट कॉपी पेस्ट वही है। 30,000 के रेमुनरेशन पे अपॉइंट, कॉपी पेस्ट मतलब जो एक क्वेश्चन हुआ करता था, इंस्टीट्यूट ने जो एक क्वेश्चन हुआ करता था उसी को उठाकर उन्होंने एमसीक्यू बना दिया। कितने फाइन लगेगा? 30,000 भी है, नॉट लेस देन 30,000। अभी जो क्वेश्चन देख के आए ना हम लोग 30,000 वाला, वही क्वेश्चन है एज इट इज, नॉट लेस देन 30,000, लेकिन ये बढ़ बढ़ के 2 लाख तक पहुंच सकता है। 5 लाख पहले था जो बदल गया, 2 लाख तक पहुंच सकता है, तो आपको उसमें केयरफुल रहना चाहिए। अगर हम बात करते हैं द कंपनी शाल एज पर सेक्शन 1, द ऑडिटर हु हैज रिजाइंड, जो बंदा रिजाइन करता है ना भैया, उसको 30 दिन के अंदर रीजंस देने पड़ते हैं फॉर्म एडीटी 3 के अंदर। रीजन दे दो भैया फॉर्म एडीटी 3 में। तो यहाँ पे 60-60, ठीक है, और ये किसको भेजता है? 60-60 वाले तो ऐसे ही गलत हो गए, 30-30 वाले दो है, एक लिखा है कंपनी और रजिस्ट्रार, तो वो सही है, आंसर बी है। पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, आप ध्यान रखिए बी इसका आंसर रहेगा। पीछे शायद गलती से डी दिया हुआ है, इसका आंसर विल बी बी। अरे सीए इंस्टीट्यूट के हाथ से भी गलती होती है भाई, मतलब हो सकता है कि सीए इंस्टीट्यूट का जो मेन आंसर है उन्होंने ही वो गलत दिया हो। सर मेन एग्जाम में भी होता है, देखो इंसान है और चीज़ें होती रहती है। फिर May 19 मॉक का पेपर है, कौन सी चीज़ करेक्ट है? 142 के हिसाब से रेमुनरेशन कंपनी तय करती है या फिर वो उसको डेलीगेट कर सकती है?
यहाँ पे सिर्फ जनरल मीटिंग लिखा हुआ है, डेलीगेशन के बारे में लिखा है इसलिए गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मिला इसलिए गलत है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला है इसलिए गलत है। तो कंपनी तय कर सकती है या फिर वो तरीका भी तय कर सकती है। बहुत ही आसान था, मतलब बहुत सिंपल। अगर हम 17 की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 141, ठीक है, रिमूवल बिफोर एजीएम बाय ओनली बाय स्पेशलाइजेशन ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑपरेटिंग प्रीवियस अप्रूव सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकरेक्ट पूछा है। हाँ, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, हमको इनकरेक्ट ढूंढ के निकालना है। करेक्ट लग रहा है स्टेटमेंट। एडीटी 2 में रीजन बताना पड़, एडीटी 2 में अप्लाई करना पड़ता है रिमूवल के लिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन 30 डेज में पास करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत बात है। इनकरेक्ट ढूंढ के निकालना है, ध्यान से, भावुक नहीं हो जाना, इनकरेक्ट ढूंढ के निकालना है भाई। अब 22 नंबर 22, एक डायरेक्टर साहब है, एक डायरेक्टर साहब बाय द नेम वो फर्स्ट ऑडिटर must be appointed by members within 40 days from the date of registration. The opinion is incorrect because 40 days बोला हुआ है। यार ये सही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना मैं? 21 नहीं, 22 नंबर पढ़ना था यार, 22 नंबर पढ़ना था, मैं 21 पढ़ने लग गया। A partnership firm of chartered account by name HK & Associate were auditor of the company under TR Limited. Due to some reasons, HK & Associate resigned from being the auditor of TR Limited. In this scenario, who will appoint another auditor of TR, another auditor for TR Limited? Who will appoint another auditor for TR Limited? रिजाइन हो गया भैया, रेजिग्नेशन में कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स उसको अपॉइंट करते हैं। यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे और फिर बेहतर, अपॉइंट वर्ड से बेहतर होता है वो रेकमेंड करेंगे और फिर अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय शेयर होल्डर्स। लेकिन मैंने आपको बार बार बताया, एमसीक्यू इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट आंसर, नॉट द करेक्ट आंसर। सब में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट वही है। उनकी भावनाएं हम समझ गए। अब 31 नंबर का है, The first auditor of SW Limited was appointed by Board of Directors of SW Limited. One of the employee named Y was of the opinion that remuneration of first auditor of SW Limited would be decided only by members in first AGM. ठीक है, पहला ऑडिटर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं। रेमुनरेशन कौन तय करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं, सिंपल है। यही एक मात्र तो एक्सेप्शन है। अब 28 नंबर की केस स्टडी है, उसका 2, 3, 4 इतने सिंपल केस है। मिस्टर सैमुअल्स subsequently submitted his resignation. He is required to intimate about his resignation too. Resignation के बारे में किसको बताना पड़ता है भाई साहब? किसको बताना पड़ता है? कंपनी को और आरओसी को बताना पड़ता है, बोथ ए एंड बी। सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, सीएजी को बताना पड़ता है अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो। फिर 3, रेजिग्नेशन अगर आपने दिया है तो कौन से फॉर्म में? फॉर्म 83 में। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। थर्ड नंबर का आंसर 3 का आंसर 3 है, 3 का आंसर 3 है साहब। फिर if Samuels had removed as auditor of the company under section 145 by order of tribunal, he would not be appointed as auditor for a period of, अगर रिमूव किया है रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता। आंसर सी है। मिस्टर सैमुअल्स रेमुनरेशन एज ऑडिटर ऑफ विल बी फिक्स्ड बाय, रेमुनरेशन कौन तय करता है भाई? शेयर होल्डर्स करते हैं, ठीक है। अगर पहला ऑडिटर होता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते, ठीक है।